नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। चुनाव प्रणाली लोकतंत्र की नींव होती है और जनप्रतिनिधित्व को यह सुनिश्चित करती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यह मजबूत बनाती है और साथ ही सामाजिक न्याय और समावेशिता को सुनिश्चित करती है। हाल ही में चुनाव संपन्न हुए और देश में एक पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आती है, लेकिन अगर इसके आंकड़ों को आप देखेंगे तो इसको पिछली बार की तुलना में 69 लाख मत, लगभग 69 लाख मत ज्यादा मिलते हैं। 2019 में जब प्रतिशत के लिहाज से आप देखेंगे तो इस पार्टी को 37.3% मत प्राप्त हुए थे। वहीं 2024 में अगर देखेंगे तो इसके मत प्रतिशत में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लगभग 0.7% की गिरावट के साथ इसको 36.6% मत प्राप्त हुए। हालांकि वोटों की जो संख्या के लिहाज से आप जब देखते हैं तो 69 लाख ज्यादा मत मिलते हैं, लेकिन प्रतिशत के लिहाज से जब आप देख रहे हैं तो इसमें 0.7% की गिरावट दर्ज की गई है। अब सीटों में इसको 63 सीटों का नुकसान हुआ, जहां 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, वहीं पर आप देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव में इसको मात्र 240 सीटें मिल रही हैं। अब ऐसे में यह सवाल उठता है, यह प्रश्न उठता है कि जो मतदाता की हिस्सेदारी है उसमें 0.7% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि जो सीटों की हिस्सेदारी है उसमें गिरावट 11% में कैसे तब्दील हो गई, अर्थात केवल 0.7% की गिरावट दर्ज की गई इसकी मतदाता हिस्सेदारी में, जबकि जब सीटों के लिहाज से आप देख रहे हैं तो इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दरअसल इस प्रकार का जो विरोधाभासी परिणाम हमें दिखाई दे रहा है उसके पीछे भारत में अपनाई गई चुनाव प्रणाली का कहीं ना कहीं योगदान है। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली अपनाया गया है, जिसको FPTP कहते हैं। उसी के अंतर्गत उस प्रणाली को अपनाने की वजह से ये हमको विभेद दिखाई पड़ता है। तो आज के इस एपिसोड में हम समझते हैं इसी चुनाव प्रणाली को, वोट ज्यादा पर सीटें कम, क्या है कारण। तो इसी शीर्षक के अंतर्गत हम समझेंगे। सबसे पहले हम चर्चा के बिंदुओं की बात कर लें तो खबर की हमने बात की, चर्चा में क्यों है इसको जानने के बाद क्या है FPTP, इसको समझते हैं, क्यों इसको अपनाया गया, इसमें क्या कमियां हैं और क्या बेहतर हो सकता है, आगे की राह क्या हो सकती है, उसकी तरफ भी ध्यान देंगे। और अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो 2 से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। बात खबर की करेंगे, खबर फर्स्ट पोस्ट से है। इन लोकसभा इलेक्शन 2024 बीजेपी गॉट 69 लाख मोर वोट्स फ्रॉम 2019 बट 63 फ्यूअर सीट्स। हियर्स नाउ। तो चर्चा में अब देखते हैं सबसे पहले कि ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, चर्चा में होने का कारण यह है कि 2019 से 2024 का कारण जो आपको बताया गया कि बीजेपी को मिले मतों में वृद्धि हुई, लगभग 69 लाख मत इसको ज्यादा मिले कि, लेकिन राष्ट्रीय वोट शेयर की जब बात करेंगे तो 2019 में आप देखेंगे 37.3% था, मतदाता हिस्सेदारी में केवल 0.7% की गिरावट आई। 2024 में 36.6 के आंकड़े से जब तुलना करते हैं, कुल वोटों में भी इसकी वृद्धि हुई, लेकिन जब सीट शेयर की बात की जा रही है तो इसमें 11% की गिरावट है। तो ये एक प्रकार का विरोधाभासी परिणाम है। अब इसी को समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में इस विरोधाभासी परिणाम का जो कारण है वो FPTP प्रणाली में निहित है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली। तो ये एक प्रकार की चुनावी प्रणाली है जो भारत में अपनाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है और यहां पर विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में भारत का विभाजन किया गया है। लगभग 543 क्षेत्रों में इसको बांटा गया और हर क्षेत्र से एक सांसद चुनकर आता है। अब ऐसे में यह व्यवस्था की गई है इस चुनाव प्रणाली में कि सबसे ज्यादा वोट जो व्यक्ति पाएगा, जो प्रत्याशी पाएगा, उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसी दिशा में अगर वो बहुत कम मत भी पाता है, अर्थात वो बहुमत से ऊपर का आंकड़ा नहीं होता है, फिर भी उसका वोट प्रतिशत अगर बाकी के लोगों से ज्यादा होता है तो वो विजेता चुन लिया जाता है। ये प्रणाली भारत ने अपनाया है, ब्रिटिशर्स से प्रेरित होकर अपनाया है, ब्रिटेन की व्यवस्था से अपनाया। एक बहुलता मतदान पद्धति है और देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में यहां पर विभाजित किया गया 543 सीटों में, और प्रत्येक से एक चुन के आता है और वही व्यक्ति चुन लिया जाता है जो सबसे ज्यादा मत पाता है। अब देखिए, इसमें उसको बहुमत प्राप्त हो या ना हो, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी जगह पर 100 मतदाता हैं और इन 100 मतदाता में से एक मतदाता A को मिलता है 36, B को मिलता है 35 और C को मिलता है 29। अब इस दिशा में 36% मत पाकर A जो है वो विजेता बन जाएगा, जबकि ठीक उसके नीचे 35% मत पाने वाला विजेता नहीं है, 29% वाला भी नहीं है, जबकि तीनों के आंकड़े लगभग सिमिलर हैं। ऐसे में अगर 100 में बहुमत की बात की जाए, बहुमत तो तब कहा जाएगा जब आधे से ज्यादा कोई वोट शेयर पाता है।
अगर 100 में से 50 से ज्यादा कोई व्यक्ति पाता है, 50% से अधिक पाता है, तब कहा जाएगा कि वो बहुमत में है। ऐसे में केवल 36% पाकर भी एक व्यक्ति विजेता होता है। और ऐसे ही दशा में हारने वाले अगर मतों को आप जोड़ें तो 35 और 29 लगभग ये जो आंकड़े हैं ये बहुमत में हैं। तो दोनों ही प्रत्याशियों का आंकड़ा अगर जोड़ें, जो हारने वाले हैं वो बहुमत में है। तो ऐसी दिशा में इस प्रणाली में कहीं ना कहीं एक दोष देखने को मिलता है। अब इस पर समय समय पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन दोषों के बावजूद इस प्रणाली को आखिर अपनाया क्यों गया? आखिर इसमें कुछ गुण भी होंगे, तो उन गुणों की तरफ देखते हैं। तो क्यों अपनाया गया, सबसे पहले देखें। सबसे प्रमुख बात यह है कि ये एक सरल प्रणाली है। इसमें मतदाता को सरलता होती है, इसको समझने में आसानी होती है, उसके लिए किसी भी प्रकार की जटिलताएं नहीं है। वहीं जो पीआर प्रणाली है, अर्थात प्रत्यक्ष मतदान जो प्रणाली है, अगर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें सीटों के वितरण के लिए जो जटिल गणनाएं हैं, उस तरह की इसमें गणनाएं नहीं है। इसको समझना बहुत आसान होता है, मतदाता के लिए भी सहज होता है, इसलिए इसको अपनाया गया। वोट चुनाव में किस प्रकार दिखाई देंगे, इसमें बहुत आसानी से समझ जाता है मतदाता। दूसरा, पार्टी और उम्मीदवार के लिए वोट करने का विकल्प होता है, अर्थात मतदाता के पास एक विकल्प होता है कि वो किसी पार्टी को भी चुन सकता है। अगर उसको पार्टी पसंद है तो पार्टी के नाम पर वोट कर सकता है, अगर उसको मतदाता पसंद है तो मतदाता के नाम पर कर सकता है। यहां पर उसके सामने दोनों विकल्प होते हैं, या दोनों को संयुक्त करके देख सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक पार्टी के तौर पे वो किसी को पसंद न करे, लेकिन जो प्रत्याशी है उसको पसंद करता है तो उसको वोट कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रत्याशी को पसंद नहीं करता है, लेकिन पार्टी के नाम पर कर देता है, और कई बार दोनों चीजों को कंपेयर करता है। तो ये सारे विकल्प यहां पर उसके लिए खुले होते हैं। इसमें एक फायदा और है कि जो कोई लोकप्रिय प्रत्याशी होगा, वो भी लोकप्रिय जो उम्मीदवार होगा, पार्टी समर्थन के बिना भी उसको निर्वाचित होने का मौका मिलता है। कई बार आप देखते हैं कुछ निर्दलीय प्रत्याशी इस प्रणाली की वजह से ही चुनाव जीत कर आते हैं, क्योंकि उनके पास यह मौका मिलता है। बिना पार्टी के भी अगर वो लोकप्रिय हैं तो वो चुनाव जीत सकते हैं और आते हैं। साथ ही विविधतापूर्ण ये देश है और इसमें स्थिर सरकार सुनिश्चित करना एक चुनौती होती है, और इस प्रणाली के माध्यम से आसानी से एक ज्यादा मत पाने वाली सरकार, एक स्थिर सरकार मिल जाती है। इसलिए इस प्रणाली के इन्हीं गुणों के आधार पर इसको फिलहाल अपनाया गया। अब क्या इसमें कमियां हैं? कमियों पर अगर नजर डालेंगे, सबसे बड़ी कमी जिस वजह से सवाल उठाया जाता है वो उठाया जाता है कि बहुमत का अभाव होता है। अर्थात कई उम्मीदवार जब मैदान में होते हैं तो हो सकता है कि एक उम्मीदवार बहुमत से बहुत नीचे का आंकड़ा, उतना मत वो पा रहा है, लेकिन फिर भी वो बाकी उम्मीदवारों से ज्यादा मत पाता है, इसलिए वो विजेता हो जाता है। तो कम वोट प्रतिशत के साथ भी वो जीत दर्ज कर लेता है। दूसरा है वोटों का असमान प्रतिनिधित्व। एक छोटा निर्वाचन क्षेत्र है, एक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। छोटे निर्वाचन क्षेत्र से भी एक सांसद चुन के जा रहा है और बड़े निर्वाचन क्षेत्र से भी जा रहा है, जहां पर अगर देखा जाए मतों के लिहाज से तो काफी अंतर है। ऐसी दशा में एक असमान प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। एक व्यक्ति मान लीजिए 5 लाख की जनता है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक 15 लाख की जनता का क्षेत्र है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसमें एक असमानता दिखाई देती है। कई बार देखते हैं आप अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व यहां नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, लोकतंत्र में सारी विचारधाराओं का सम्मान होता है। ऐसे में जो अल्पसंख्यक या क्षेत्रीय दल हैं, उनके कम प्रतिनिधित्व के होने की वजह से जो विभिन्न विचारधाराएं हैं या समूह हैं, उनका समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित न हो पाना, यह भी एक इसकी कमी के रूप में इसको देखा जाता है। साथ ही गैर प्रतिनिधि सरकारें, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर बहुमत उनका नहीं होता है। जो भी सरकार बनती है वो एक गैर प्रतिनिधि सरकार के रूप में होती है। देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर केवल 2019 के चुनाव को आप ले लें, 37.7% मत पाकर एक पार्टी सरकार अगर बना रही है तो 37.7% मत बहुमत नहीं है। तो बहुमत से काफी कम आंकड़ा होने के बाद भी सरकार बनती है, तो एक प्रतिनिधि सरकार उसको कहना कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं होता है। अब कितनी सीटों की संख्या के आधार पर, लेकिन सीटों की संख्या जो होती है उसके आधार पर उसको चुन लिया जाता है। तो सीटों का जो ये आंकड़ा है वो बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा विरोधाभास यहां पर उत्पन्न होता है, ये देखने वाली बात है। अब देखिए, इसमें कुछ और दोष ये होते हैं कि एक तो नकारात्मक प्रचार होता है। जब सीटों की बात आती है तो ज्यादा से ज्यादा सीटों को निकालने के लिए, जीतने के लिए पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने हथकंडे अपनाती हैं। उसमें क्या होता है कि स्वयं के गुणों और नीतियों पर बात न करके दूसरे की कमियों को उजागर करने का प्रयास ज्यादा होता है। और ऐसी दिशा में क्या होता है, ऐसी दिशा में दूसरी पार्टी के लोगों के लिए नकारात्मक प्रचार होता है। इसमें तमाम तरह के मैसेजेज, उनकी छवि खराब करना, इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। वोटों का व्यर्थ होना। देखिए, एक उम्मीदवार जो कि जीतने वाले उम्मीदवार से थोड़े ही कम प्रतिशत पे है, एक 36% मान लीजिए मत पाया, दूसरा 35% पाता है, दूसरा उस आंकड़े के काफी करीब है, लेकिन जब वो हारता है तो उसके 35% जो मत हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। उसके मत जो होते हैं एक तरह से व्यर्थ हो जाते हैं।
तो उनके समर्थकों का वोट व्यर्थ होना यह भी इसकी कमी के रूप में कहा जाता है। सामाजिक विभाजनकारी जो रणनीतियां हैं उसका उपयोग किया जाता है ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने के लिए, और इसके चक्कर में जो विशेष समुदाय होते हैं उसको वोट को अपने तरफ खींचने के लिए, उस वोट को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की जो विभाजनकारी रणनीतियां हैं वो अक्सर देखने को मिलती हैं। तो यह भी इसकी खामी के रूप में देखा जाता है। दूसरी एक प्रणाली है जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जो अपनाया जाता है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो इसी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होते हैं, जिसको हमने पीआर शुरू में कहा। इसमें किसी राजनीतिक दल या समूह द्वारा जीती गई सीटों की जो संख्या होती है वो उस दल को प्राप्त जो मतों का प्रतिशत होता है उसी प्रतिशत के अनुपात में आवंटित किया जाता है। तो ये पहले की जो प्रणाली थी उस प्रणाली से, एफपीटीपी प्रणाली से थोड़ा सा अलग है। अब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों आदि के चुनाव इसी प्रणाली के आधार पर होते हैं। इस प्रणाली जो पीआर प्रणाली है इसमें पार्टी के लिए वोट डाले जाते हैं, अर्थात इसमें प्रत्याशी के लिए वोट नहीं डाले जाते हैं। तो ये उस प्रणाली से इस प्रकार से अलग है। अब देखिए क्यों मांग होता है। भारत में कई तरह की इस प्रणाली है, जैसे एकल हस्तांतरणीय वोट है, इसके अगर प्रकार की बात करें, पार्टी सूची पीआर है, मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। तो कई लोग इस प्रणाली के भी पक्षधर हैं। कई लोगों का यह कहना है कि इस प्रणाली की तरफ भी एक बार विचार करना चाहिए, इसीलिए इस प्रणाली का उल्लेख यहां पर किया गया है। अब सवाल यह है कि आगे की राह क्या हो, क्या वो प्रयास हो सकते हैं जिससे कि इन सारी विसंगतियों को दूर किया जाए और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। तो कुछ सुझाव ऐसे रहे हैं जिस पर चर्चा होती रही है। एक तो यह कहा जाता है कि जो यूरोपीय देशों में प्रचलित है कि दोहरी चुनाव प्रणाली मॉडल को अपनाया जाए, अर्थात इसमें क्या किया जाए, इस दिशा में पहले अध्ययन किया जाए, दोहरी चुनाव प्रणाली मॉडल को समझा जाए और देखा जाए भारत के लिहाज से ये कितनी फिट बैठती है, जो कि यूरोपीय देशों में ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें मतदाता के पास राजनीतिक दल और उम्मीदवार दोनों को वोट करने का विकल्प होता है, दोनों को वोट करते हैं और उन दोनों को वोट करने के बाद इसमें चीजें तय होती हैं। दूसरा यह है विधि आयोग की 170वीं और 225वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को भी लागू किए जाने की बात की जाती है। विधि आयोग ने अपने इन रिपोर्टों में कहा था कि जो वर्तमान लोकसभा में 25% या 136 सीटें और जोड़ देनी चाहिए, और उन सीटों पर कैसे होगा चुनाव, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा उन सीटों को भरा जाना चाहिए। इस प्रकार आप देखेंगे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और आनुपातिक प्रतिनिधित्व दोनों के मिश्रण की भी बात कही जाती है कि एक ऐसी प्रणाली अपनाई जाए जिसमें कि एफपीटीपी प्रणाली भी हो और इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो, दोनों का मिश्रण हो। इसके तरफ भी विचार किया जाना चाहिए इस आधार पर। और यह भी कहा जाता है कि पायलट आधार पर जो पीआर प्रणाली है उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है कि वो भारतीय जो इस प्रकार की विधायिका के चुनाव हैं उसमें कितने सटीक हो सकते हैं, उसमें कितना सुधार किया जा सकता है। तो ये कुछ आगे की राह थी जिसकी तरफ बताया गया, जिसकी तरफ इशारा किया गया इस प्रणाली के दोषों को देखते हुए। अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ चलने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस प्रीलिम्स 2025 सामान्य अध्ययन के लिए ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ओपन हो चुका है। 26 जून से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। 9311406441 पर आप इससे संबंधित किसी भी क्वेरी को कर सकते हैं। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है। आपके लिए अभ्यास प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत नहीं होता है? लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या पंचायत चुनाव? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।